ये है कार्डियक टेम्पोनार्ड डिजीज का पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किया था कि कार्डियक टेम्पोनार्ड होता क्या है, कैसे पेरिकार्डियल शैक के अंदर इफ्यूजन का अमाउंट और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है और पेरिकार्डियम इफ्यूजन से कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन डेवलप होती है। तो यहाँ क्विक रिवीजन अपन ले लेते हैं कि हार्ट के चारों तरफ जो आउटर लेयर होती है जिसको अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम की दोनों लेयर के बीच में विसरल और पैरेटल पेरिकार्डिया के बीच में एक पेरिकार्डियल शैक या कैविटीज होती है और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कुशनिंग का काम करता है। और अगर उस फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आइदर उसके अमाउंट से, आइदर उसकी कंप्लायंस से और आइदर टाइमिंग के ऊपर या रैपिड एक्यूमुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाटएवर जो अपन ने पहले पार्ट में डिस्कस किया है, कुल जमा बात यह है कि उससे अगर कार्डियक फीलिंग, कार्डियक डायसिस्टोल और सिस्टोल कॉम्प्रोमाइज होता है अंदर की तरफ हार्ट के पिचकने से, तो उस कंडीशन को अपन कार्डियक टेम्पोनार्ड बोल रहे थे। आगे आज के पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड और इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं और कैसे कार्डियक टेम्पोनार्ड का मैनेजमेंट किया जाता है। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1 का लिंक है, आप वहां जाएं और सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि कार्डियक टेम्पोनार्ड होता क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड। कार्डियक टेम्पोनार्ड बेसिकली एक्यूमुलेशन, फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है। यानी पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल सैक के अंदर कितनी देर में या कितने टाइम में जो है वो पेरिकार्डियम इफ्यूजन या फ्लूइड या ब्लड इकट्ठा होता है और कितनी जल्दी या कितना लेट टेम्पोनार्ड की कंडीशन डेवलप होती है, इसके अकॉर्डिंग अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड को। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एक्यूट, और ये आपने एमएसएन में खूब वर्ड सुना होगा। एक्यूट कंडीशन किसको बोलते हैं? जहां पर रैपिड यानी जल्दी से कोई चीज होती है, तो यहां पर भी क्या होगा? रैपिड एक्यूमुलेशन होगा। किसका होगा? एक्यूमुलेशन पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड का, रैपिड एक्यूमुलेशन फ्लूइड इन पेरिकार्डियल सैक। तो पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड का रैपिड एक्यूमुलेशन होगा और यहां जो फ्लूइड होगा वो 100 से 200 ml फ्लूइड ही क्या कॉज कर देगा? कार्डियक टेम्पोनार्ड कॉज कर देगा। बनिस्पत इसके लंबे टाइम तक अगर पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड इकट्ठा होता रहे और फिर जाके वो अगर लेटली कंडीशन कॉज करे टेम्पोनार्ड, तो उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक कंडीशन। इसको कभी कभार सब एक्यूट कंडीशन भी कहते हैं। क्रोनिक कंडीशन क्या होगी? जहां पे ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का। तो मैं सिंपली लिख देता हूं यहां पे ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। अब आपको मैंने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि कार्डियक इफ्यूजन से कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन डेवलप होना केवल और केवल फ्लूइड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। वो आपको अभी यहां पता चलेगा, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन में अप टू 2000 ml यानी 2 लीटर तक का फ्लूइड भी क्या करता है, तब जाके कहीं कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन डेवलप होती है। यानी 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर फ्लूइड जब भी एक्यूमुलेट होता है बहुत लंबे टाइम बाद, तब जाके क्या सिचुएशन या क्या कंडीशन जनरेट होती है, देखने को मिलती है, दैट इज द टेम्पोनार्ड। यानी एक जगह पे जहां पे शॉर्ट टाइमिंग की वजह से 100 से 200 ml फ्लूइड भी टेम्पोनार्ड कर रहा था और एक टाइम की वजह से 2000 ml फ्लूइड या 2 लीटर फ्लूइड जाके टेम्पोनेट कर रहा है। तो बेसिकली ये गेम जो है वो रैपिड एक्यूमुलेशन, कितना जल्दी हार्ट को कोलैप्स कर दे, कितना जल्दी हार्ट को पिचका दे सराउंडिंग वाला फ्लूइड, उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर 100 से 200 ml कॉज कर जाएगा टेम्पोनार्ड और यहाँ पर 2000 ml कॉज करेगा कार्डियक टेम्पोनार्ड। तो ये दो बेसिक टाइप होते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ टेम्पोनार्ड के बारे में। कॉजेज भी अपन इसी तरह से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉज देखेंगे अपन एक्यूट टेम्पोनार्ड के। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? इमरजेंसी कंडीशन, बेसिकली वही कंडीशन होगी जिसमें फ्लूइड रैपिड एक्यूमुलेट होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? तो ये कंडीशन जो देखने को मिलती है, फर्स्टली चेस्ट ट्रोमा। अगर चेस्ट थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट एरिया में किसी भी तरह का अगर ट्रोमा देखने को मिलता है जिसके बाद में पेरिकार्डियम कैविटी ओपन हो जाती है, रप्चर हो जाती है और उसके अंदर फ्लूइड या ब्लड एक्यूमुलेशन होता है, तो ये प्रोसेस बड़ा जल्दी होता है और ये एक्यूट कंडीशन को कॉज कर देता है, जिसको अपन ने बोला चेस्ट ट्रोमा।
तो ट्रोमा के बाद एक्यूमुलेशन बहुत जल्दी होता है और टेम्पोनार्ड की कंडीशन रैपिडली डेवलप हो जाती है। सेकंड अपन देखते हैं पोस्ट एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आने के बाद पोस्ट एमआई फ्री वॉल रप्चर। क्या होता है फ्री वॉल रप्चर पोस्ट एमआई? फ्री वॉल रप्चर इसको समझते हैं। जब भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है, यानी हार्ट की मिडल लेयर यानी मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फेक्शन होता है, इस्चीमिया की कंडीशन होती है, तो वो पार्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में पार्ट लेना बंद कर देता है। और अगर उस पार्ट में फ्री वॉल कोई टीयर या कोई रप्चर हो गया तो फिर हार्ट की कैविटी या चैम्बर से ब्लड लीक होता हुआ कहां पहुंच जाता है? पेरिकार्डियल सैक में पहुंच जाता है। और ये भी रैपिडली एक्यूटली क्या डेवलप करता है? कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन को डेवलप करता है, दैट इज द पोस्ट एमआई। एमआई के बाद में वॉल वहां की रप्चर हो जाती है और वहां से ब्लड लीक होता हुआ पेरिकार्डियल कैविटी में चला जाता है। थर्ड जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज द एरोटिक रूट टीयर। अगर एओर्टा की रूट में कोई टीयर या डाइसेक्शन आ जाता है, कोई कट लग जाता है, तो फिर उस कंडीशन में एओर्टा से जो फ्लूइड या ब्लड है वो कहां चला जाता है? एओर्टा की दो लेयर के बीच में, जिसको अपन इंटीमा और मीडिया लेयर कहते हैं, वहां से अगर वो फट के पेरिकार्डियल सैक की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं एरोटिक रूट का टीयर होना। ये एक सपोज करें ये लेफ्ट एट्रियम है और इसके नीचे जुड़ा हुआ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से निकली होती है अरोटा, और ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये इसके तरफ पेरिकार्डियम कैविटी है। अगर यहाँ रप्चर हो जाता है इसके रूट में, तो रूट में रप्चर होने से क्या होता है? एरोटा की रूट में रप्चर होने से ब्लड कहाँ मूव कर जाता है? इंटीमा लेयर, जो उसकी अरोटा की इंटीमा लेयर होती है। बेसिकली किसी भी ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती है, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया। तो इन दोनों लेयर के बीच में कहाँ क्या भर जाता है? ब्लड या फ्लूइड भर जाता है, और ये ब्लड धीरे धीरे लीक होके कहाँ चला जाता है? पेरिकार्डियल सैक में चला जाता है। ये भी एक्यूट कॉज है किसका? कार्डियक टेम्पोनार्ड का। देन अपन बात करते हैं सेकंड नंबर के जो कॉजेज के बारे में, ये है क्रोनिक कंडीशन। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक फ्लूइड जो होता है कार्डियक सैक में इकट्ठा होता रहता है और लंबे टाइम बाद 1.5 लीटर 2 लीटर फ्लूइड तब जाके कहीं टेम्पोनार्ड की कंडीशन को क्रिएट करता है? तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। फर्स्ट इज द टीबी। अगर किसी पेशेंट को टीबी, पल्मोनरी टीबी हो जाता है, तो उस टीबी के इन्फेक्शन जो है वो थोरेसिक कैविटी से स्प्रेड होता है, वो हार्ट की बाहर की लेयर में चला जाता है, यानी पेरिकार्डाइटिस कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है? पेरिकार्डाइटिस, यानी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। अगर बाहर की लेयर पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो वहां से फिर क्या होगा? एक्सुडेट बनेंगे, पस बनना चालू होगा, फ्लूइड वहां पे इकट्ठा होने लगेगा और ये धीरे धीरे करता करता एक्सुडेट फ्लूइड जो इन्फ्लामेशन में सीक्रेट होता है, वहां से ये ग्रेजुअली क्रोनिक टेम्पोनार्ड की कंडीशन को डेवलप कर सकता है। और नियोप्लेसिया, ये एक तरह का कार्सिनोमा है। अगर पेरिकार्डियम लेयर में किसी भी तरह का सीक्रेटिंग कार्सिनोमा या नियोप्लेसिया देखने को मिलता है, जहां पर जो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड बनता है वो ही धीरे धीरे एक्सेस मात्रा में बनने लग जाए, तो ये कंडीशन क्या होती है? क्रोनिक टेम्पोनार्ड की कंडीशन को कॉज करता है। अदर कॉजेज भी होते हैं, एक एक्यूट कॉजेज हैं और दूसरे हैं क्रोनिक कॉजेज। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज की भी बात करते हैं। तो अदर कॉजेज में सबसे पहले अपन देखते हैं दैट इज द रीनल फेलियर। अब आप सोचेंगे कि रीनल फेलियर कैसे लिंक करता है कार्डियक टेम्पोनेट को? तो बड़ा सिंपल होता है। जब भी रीनल फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है तो बेसिकली किडनी का काम होता है ब्लड से टॉक्सिन्स को, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना, और अगर ये फेल है तो कलेक्ट होने लग जाएंगे ब्लड में क्या? कलेक्शन ऑफ यूरिया एंड टॉक्सिन्स इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर यूरिया और टॉक्सिन इकट्ठे होने लग जाएंगे और इसी कलेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है, यानी पेरिकार्डियम की लेयर में यूरिया के डिपोजिशन से एक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। जब भी आप तीनों लेयर में इन्फेक्शन पढ़ेंगे, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, तो वहां पे ये कॉजेस देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस।
कभी क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस एक तरह का पेरिकार्डाइटिस है जो कि पेनलेस होता है। जनरली हार्ट की बाहर की लेयर में अगर स्वेलिंग देखने को मिलती है तो वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, लेकिन अगर रीनल फेलियर या यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस उसका कॉज है देन वो पेनलेस होता है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ, और दूसरा है यहाँ पर, पहला अपन ने डिस्कस कर लिया रीनल फेलियर की वजह से। दूसरा जो कॉजेस देखने को मिलता है वो आइडियोपैथिक यानी किसी भी रीजन से, आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, किसी भी रीजन से अगर पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है यानी पेरिकार्डियम का स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, एक्सुडेट, सेम वही रिपीट कहानी देखने को मिलता है, तो फिर वो कंडीशन धीरे धीरे कार्डियक टेम्पोनार्ड को डेवलप कर देती है। तीसरा अपन पढ़ते हैं ब्लीडिंग इन सैक, ब्लीड इन पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल सैक। अब पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल सैक में किसी भी रीजन से क्या होने लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए। अब भाई साहब ब्लीडिंग किस रीजन से होगी, तो ब्लीडिंग मोस्टली दो रीजन से देखने को मिलती है। फर्स्ट ब्लीडिंग का रीजन देखने को मिलता है पोस्ट कार्डियक इंटरवेंशन, किसी भी तरह की सर्जरी, किसी भी तरह के इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बलूनिंग एटसेट्रा, ओपन थोरेसिक जो भी सीटीबीएस डिपार्टमेंट की सर्जरी होती है जो कि हार्ट की किसी और डिजीज को ठीक करने के लिए की गई है, लेकिन बाद में ये देखा जाता है कि उस सर्जरी की वजह से, उस इन्वेजिव प्रोसीजर की वजह से क्या होता है, पोस्ट इंटरवेंशन क्या देखने को मिल जाता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर फ्लूइड नहीं है, कंप्लीटली ब्लीड एक्यूमुलेशन होगा, तो ये कंडीशन भी डेवलप कर देती है कार्डियक टेम्पोनार्ड। इसको अपन कहते हैं पोस्ट कार्डियक इंटरवेंशन ब्लीड। अगर कार्डियक इंटरवेंशन के थ्रू किसी भी तरह का ब्लीड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं पोस्ट कार्डियक इंटरवेंशन ब्लीड। और फिर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट विथ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। ये क्या बोला है पहले इसको लिख देते हैं अपन, मैं इसको एक अलग पेन से लिखता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है ये। क्या लिखा मैंने, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, यानी किसी भी पेशेंट को क्या है कंडीशन, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन है। इसके साथ अपन ने उसको क्या दे दिया, बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर्स क्या प्रोवाइड कर दें, एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड कर दें, गलती से एंटीकोएगुलेंट्स। अगर इसके साथ एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड कर दें, क्या कंडीशन कैसे ये देखने को मिलती है यही डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन जो है वो कभी कभार सूडो रूप से इस्चीमिक पेन बना देती है, यानी इस्चीमिक पेन में लिख देता हूं पहले टर्मिनोलॉजी। तो जब भी कभी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन होती है तो ये क्लिनिकली मैनिफेस्ट करती है, यानी फीचर या इससे साइन एंड सिम्टम निकल के आते हैं वो सिमिलर होते हैं इस्चेमिक पेन के, जो बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिससे डेवलप होता है इस्चीमिया यानी हाइपोक्सिया और टिश्यू लेयर की डेथ हो जाना। तो ये इस्चीमिक पेन, यानी अपन जनरली देखते हैं कि पेरिकार्डाइटिस का पेन अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, वो अभी अपन किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पेरिकार्डाइटिस का पेन किस तरह का होता है। लेकिन कभी कभार एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का पेन अगर इस्चीमिक पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स से सिमिलर हो और यहाँ पर डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करने में मात खा जाए या डायग्नोस करने में चूक जाए और इस इस्चीमिक पेन को प्रोफाइलेक्टिकली रिलीव करने के लिए ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट प्रिस्क्राइब कर दे, लगे ऐसा कि इस्चीमिया है, किसी भी थ्रोम्बस बनने से या किसी भी रुकआउट की वजह से पेन हो रहा है या इस्चीमिया डेवलप हो रहा है, तो अपन उसको एंटीकोगुलेंट प्रिस्क्राइब कर दे बेसिकली वहां से क्लोट्स को हटाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा ब्लीड होने लग जाता है। कंडीशन तो थी पेरिकार्डाइटिस की, लेकिन अपन ने क्या दे दिया, एंटीकोगुलेंट दे दिए, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा ब्लीड होता है और ये ब्लीड फिर इकट्ठा होकर क्या बन जाता है, कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन को डेवलप करता है। तो ये बेसिकली कॉजेस थे तीन, एक्यूट के कॉजेस, क्रोनिक के कॉजेस और कुछ अदर कॉजेस, जिसमें रीनल फेलियर और पोस्ट कार्डियक इंटरवेंशन ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं टेम्पोनार्ड की कंडीशन जब भी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम ऑफ द कार्डियक टेम्पोनार्ड। कैसे पता चलता है कि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनार्ड अंदर डेवलप हो गया है, पेशेंट में क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले ये देखना है पेशेंट में कि एक्यूट कंडीशन है, ग्रेजुअल कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन में फीचर्स थोड़े अलग होंगे। इंपॉर्टेंट फीचर या इंपॉर्टेंट ट्रायड जिसको मैं पहले ही बता दूं, दैट इज द बैक्स ट्रायड, वो मोस्टली देखने को मिलेगा एक्यूट कंडीशन में। तो जब भी पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होगा, हीमोडायनामिक अनस्टेबल होगा पेशेंट, जो मोस्टली किस में देखने को मिलता है, एक्यूट की कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे अच्छे से फाइनली जो डिटर्मिनेट होंगे वो होता है बैकस्ट्राइड, और आपको यही याद रखना है। सिंपल सा अगर कोई पूछ ले कि कार्डियक टेम्पोनार्ड के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताओ, तो आप एक ही वर्ड याद रखना, दैट इज द बैकस्ट्राइड। बैक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 3 सिम्टम्स दिए थे। जब भी अपन एमएसएन में ट्रायड डिस्कस करते हैं, इसका मतलब होता है क्लासिकल ग्रुप ऑफ 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज द ट्रायड। क्या था इस ट्रायड में, क्या डिस्कस किया बैक्स ने 3 चीजें बताई। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जब कभी भी कार्डियक टेम्पोनार्ड अच्छा, इसको याद करने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया, दैट इज द 3Ds। उन्होंने क्या बताया, 3D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। 3D क्या होता है, तो बेसिकली यहां से अपन ट्राइंगल बनाएंगे, ये ट्राइंगल एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पे अपने को 3D सिम्टम देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं अगर चेहरा बना दूं एक पेशेंट का, फर्ज करें ये उसके हाथ हैं, तो यहां पर अगर ट्राइंगल बनाए तो ये पॉइंट यानी नेक वाला पॉइंट, ये आर्म का पॉइंट और ये हार्ट का पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं। यहां पर 3D साइन या 3D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डी का मतलब होता है डिस्टेंडेड जुगुलार वेन या इंक्रीज जुगुलार वेन प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंडेड, जेवी लिख देते हैं अपन यहाँ के लिए, जेवीडी भी बोलते हैं, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। तो फर्स्ट जो साइन या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ का देखने को मिलता है, पहले यहाँ की बात करेंगे, फिर आर्म की बात करेंगे और फिर अपन हार्ट पे आएंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो फर्स्ट ट्राइड का सिम्टम देखने को मिलता है वो 3D में, दैट इज द डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। क्या होती है डिस्कस करेंगे अपन इत्मीनान से। सेकंड जो देखने को मिलता है आर्म के अंदर, यहां से अपन क्या लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्या डिक्रीज ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज बीपी, फॉल होने। और थर्ड जो मैंने बताया कि पहले यहां देखेंगे किसको, जुगुलार वेन को, देन आर्म पे अपन बीपी लेते हैं और फिर देखेंगे किसको, हार्ट को या हार्ट की साइड पे, और यहां देखने को मिलेगा डिमिनिस्ड 3D। लास्ट जो तीसरा डी है, डिमिनिस्ड हार्ट साउंड। डिमिनिश का मतलब होता है बहुत कम, थोड़े से अमाउंट में हार्ट साउंड, यानी हार्ट जो बीट हो रहा है वो साउंड क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, और इसी को अपन बोलते हैं मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड। तो ये कंडीशन बैकस्ट्राइड ने बताई थी कि ये 3Ds देखने को मिलते हैं, यानी कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन में मोस्टली जो एक्यूट कंडीशन है जहां हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, वहां ये तीनों फीचर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 to 1 अपन डिस्कस करेंगे कि जेवीडी यानी जुगुलार वेन डिस्टेंशन क्या होता है, कैसे देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर टेम्पोनार्ड में कैसे गिर जाता है, और हार्ट साउंड कैसे डिमिनिश हो जाते हैं। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं जेवीडी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। नॉर्मली जुगुलार वेन यानी आईजेवी, इंटरनल जुगुलार वेन अपन देखते हैं, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो डिस्टेंडेड हो जाती है, ब्लड पूल हो जाता है। ये किस कंडीशन की वजह से होता है, क्योंकि हार्ट के कंप्रेशन से जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, डायसिस्टॉल नहीं हो पाता है और पीछे से ब्लड नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से यानी अपन जिसको बोलते हैं वीनस रिटर्न नहीं आने की वजह से ब्लड वेन में ही, इंटरनल जुगुलार वेन में ही पूल हो जाता है, और उस कंडीशन से जो इंटरनल जुगुलार वेन का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाता है इस रीजन की वजह से। तो इंटरनल जुगुलार वेन का क्या हो जाता है, डिस्टेंशन। नॉर्मली अगर बात करें डिस्टेंशन देखते कैसे हैं, तो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंगल जो होता है, यहां से ये जुगुलार वेन देखने को मिलती है, और इसकी हाइट जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर से कम होती है नॉर्मल इंसान में। लेकिन टेम्पोनार्ड यानी कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन में ये
4 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलता है। इसका डिस्टेंशन यहाँ से जो ये मीजर है ये 4 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि जेवीडी हो गया है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो गया है। नॉर्मल प्रेशर भी अपन डिस्कस कर देते हैं। इंटरनल जुगुलार वेन का प्रेशर भी बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर ये 6 से 8 mm ऑफ Hg होता है, और इससे प्रेशर बढ़ जाता है कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन में। राइट एवी में, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड के वीनस रिटर्न या वीनस फिलिंग के कॉम्प्रोमाइज्ड होने से, यानी हार्ट प्रॉपर डायसिस्टोल नहीं करेगा, डायसिस्टोल नहीं करेगा तो वीनस रिटर्न नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो जहां से ब्लड पहले से आ रहा है वहीं स्टक्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन से जुगुलार वेन जो होती है वो एंगोर्स्ड, फूल जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी। सेकंड अपन ने डिस्कस किया था, क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर बीपी जो होती है वो फॉल हो जाती है। अब बीपी कैसे फॉल होती है? जैसा कि मैंने आपको सिंपल ही बता दिया, हार्ट डायसिस्टोल नहीं कर पाता है कार्डियक टेम्पोनार्ड की कंडीशन से, तो कंप्रेस्ड हार्ट होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हार्ट, बाहर से बहुत ज्यादा क्या है? कंप्रेस्ड है। अब कंप्रेस्ड हार्ट क्या कर जाएगा? इनएप्रोप्रिएट क्या करेगा? इनएप्रोप्रिएट डायस्टोल करेगा, और इनएप्रोप्रिएट डायस्टोल, अगर सही से डायसिस्टोल नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? डिक्रीज हो जाएगी कार्डियक फिलिंग, या इसको अपन बोलते हैं वीनस रिटर्न। तो वीनस रिटर्न ही कम आएगा, तो जब आएगा ही कम तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ये देखने को जब वीनस रिटर्न ही कम होगा, यानी कार्डियक फिलिंग ही कम होगी, तो जब ब्लड आएगा ही कम तो स्ट्रोक वॉल्यूम में भी कमी देखने को मिलेगी, वापस सिस्टोल में भी कम देखने को मिलेगा, और ओवरऑल कार्डियक आउटपुट क्या गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। यानी क्या? कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट के कम होने से फाइनली ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा डी देखने को मिलता है, दैट इज द डिमिनिश हार्ट साउंड या मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड हार्ट साउंड का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बता दिया। डिमिनिश का मतलब है बहुत कम मात्रा में। सिंपली अगर समझें तो एक फोन लें, उसमें बहुत जोर से लाउड म्यूजिक बजाएं, और उसको फिर बहुत सारे पिलो, ब्लैंकेट और उससे ढक दें और फिर सुने, तो ऑब्वियसली सेम वॉल्यूम पे अगर बहुत सारे ब्लैंकेट और पिलो ऊपर से ढक दिए हैं तो म्यूजिक कम सुनने को मिलेगा। इसी तरह अगर पेरिकार्डियम में बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, हार्ट के चारों तरफ बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो फिर क्या है? हार्ट साउंड कम देखने को मिलेंगे। जो लब डब नॉर्मली सुनने को मिलते हैं वो कम सुनने को मिलेंगे या नहीं सुनने को मिलेंगे। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मफल्ड हार्ट साउंड या डिमिनिश्ड हार्ट साउंड। ये दो रीजन की वजह से देखने को मिलता है। पहला रीजन क्या है? हार्ट जो होता है बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो काम ही नहीं कर पाता है ऑब्वियसली। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी हार्ट कंप्रेशन की वजह से, हार्ट ओवर कंप्रेस्ड होता है, इस वजह से क्या होता है? साउंड कम आता है। सेकंड क्या देखने को मिलता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड के जमा होने से, यानी पेरिकार्डियम में क्या होगा? फ्लूइड जमा ज्यादा होगा, तो हार्ट होगा, हार्ट के बीच में फिर बहुत ज्यादा फ्लूइड आएगा, फ्लूइड के बाद में थोरेसिक कैविटी और फिर स्टेथोस्कोप आएगा। यानी स्टेथोस्कोप से हार्ट की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फ्लूइड बीच में आने से। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेथोस्कोप एंड हार्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो बहुत ज्यादा फ्लूइड अंदर भरने की वजह से क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से हार्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो हार्ट साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है? मफल्ड हार्ट साउंड या डिमिनिश्ड हार्ट साउंड। तो ये है बैक ट्राइड, तीनों मैंने आपको ब्रीफली समझा दिए ये क्यों देखने को मिलते हैं। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल है जो एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, जैसे कि अल्फा वेव में कमी देखने को मिलती है, एक्स में कमी देखने को मिलती है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको मोटा मोटी 3 बातें याद रखनी है कि जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाता है 3D में, डिमिनिश्ड हार्ट साउंड हो जाते हैं, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और ये 3D साइन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और अदर साइन देखने को मिल सकते हैं। ये कंडीशन खाली बैक ट्राइड की मैंने तीनों
और भी बहुत सारे कंडीशंस या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, वो डिपेंड करेंगे कॉज के ऊपर। जैसे अगर इसका कॉज टीबी हुआ तो टीबी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर नियोप्लेजिया हुआ तो उससे रिलेटेड, अगर रीनल फेलियर की वजह से टेम्पोनेड हो रहा है तो पेशेंट में रीनल फेलियर के फीचर्स भी साथ में देखने को मिलेंगे बैकस्ट्राइड्स के साथ साथ। ये हुआ यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात। फिर आगे अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज की बात, कि कैसे डायग्नोस करेंगे पेशेंट के अंदर क्या है कार्डियक टेम्पोनेड की स्थिति डेवलप हुई है। तो ये अपन पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि डायग्नोस्टिक स्टडीज यानी कैसे पता करेंगे कि कैसे कार्डियक टेम्पोनेड की कंडीशन डेवलप हुई है, और फिर अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या रहने वाला है।